हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन प्रतिशाय यानी सर्दी, प्रतिशाय यानी सर्दी, ये प्रतिशाय के बारे में चरकाचार्य जी ने अपने को क्या बताया है, इस बारे में अपन डिटेल्स जानेंगे। सर्दी इस नाम से ही आपको जाना जाता है कि ये कफज व्याधि है। ठंड खाने के कारण या ठंड पदार्थ पीने के कारण, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, सादा सा क्लाइमेट अगर बदल भी गया, थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई या बारिश आ गई, तो क्लाइमेट में अगर परिवर्तन हो गया, जैसे ऋतु परिवर्तन हो गया, तब भी सर्दी हो जाती है। बहुत बार कहीं किचन में कोई छोका आ गया और कहीं तीव्र ऐसा गंध आप स्मेल करने लग गए, तब भी छींके आती है। छींके आना यह प्रतिशायी का यानी सर्दी का एक प्राइमरी रूप कहा गया है। उसी तरह नाक से पानी बहना, यह भी अपन सर्दी को जानते हैं कि नाक से अगर किसी को पानी बह रहा है तो सर्दी हो गई, ऐसा जाना जाता है। लेकिन इसके बेसिक मेन कारण यह बताया है चरकाचार्य जी ने कि कभी पेट साफ नहीं हुआ, बहुत सिर दर्द हुआ, कहीं आप पानी में भीग गए, बहुत जोरों से हवा चल रही है, या किसी गार्डन में गए और किसी डस्ट के कारण, उड़ते हुए डस्ट अगर आप इनहेल कर गए, तब भी छींके आती है, तीव्र गंध से छींके आती है और उसके कारण सर्दी हो जाती है। उसे ही चरकाचार्य जी ने प्रतिशाय यह रोग बोला है। सर्दी यह विशेषतः कफ के कारण ही होते हैं। कफ शुरुआत में अपने को ऐसा लगता है कि सर्दी यानी बहुत छोटा रोग है, बस यूं ही 2 गोली खा गए दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन यह सर्दी ही ऐसे रूप परिवर्तन करती है कि आदमी को जान भी ले सकती है। अभी कोरोना के चलते हुए आप जानते हैं कि कोरोना के सिम्टम्स ही प्राइमरी रूप में सर्दी और खांसी, यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है और करते 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 आदमी कब वेंटिलेटर पे चले जाता है पता भी नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, सर्दी को आप मामूली मत समझिए। यह एक कफज व्याधि है और आदमी मरता है तो कफ के कारण ही मरता है। जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घरघरा लग जाता है, श्वास नलिका में कफ का अवरोध इतना ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आदमी का सांस लेना बंद हो जाता है, तभी प्राण त्याग किए जाते हैं या तभी प्राण चले जाते हैं। तो इस सर्दी को आप इजीली हल्के से मत लीजिए। इसके प्रकार बताते हुए चरकाचार्य जी ने यह बताया है कि वात के कारण ही कफ प्रदूषित होके नासावह स्रोतस में जाके विकृति निर्माण करता है और प्रतिशाय नाम के रोग तैयार करता है। चरकाचार्य जी ने प्रतिशाय को बताते हुए बहुत सारे प्रकार बताया है। उसमें आयुर्वेद ये बताता है कि शौथु यानी शिंखा, नासाशोथ, प्रतिनः, परिस्त्रव, पुतिनस्य यानी पीनस, अपीनस, नासापाक, नासाशोष, नासार्बुद, पुयरस, अरुशिका और दीप्त, ऐसे अनेक प्रकार सर्दी के बताए हैं। जब सर्दी आ जाती है तो नाक से पानी आता है, एक नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही आदमी ऐसे 1.5 घंटा एक नाक से और 1.5 घंटा दूसरे नाक से सांस लेता है। लेकिन जब सर्दी हो जाती है, जब एक नाक की सांस लेने की बारी आती है तो दूसरा नाक बंद रहता है, तो सांस लेने में बहुत दिक्कतें आती है। यह वायु के कारण होता क्या है, जो अपना नेजल सेप्टम होता है, धीरे धीरे एक ही नाक से सांस लेने के कारण सेप्टम में प्रेशर आता है और वो सेप्टम डेविएटेड हो जाता है। इसको डीएनएस बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम। अगर ऐसा हुआ तो भी एक ही नाक से बार बार सांस लेने से वो सर्दी जाती नहीं है और सेप्टम डेविएटेड होने से धीरे धीरे पूरे साइनसेस में, जो मैक्सिलरी बोन है, वो मैक्सिलरी बोन में के जो साइनस है उसमें कफ भर जाता है
और सर दर्द होना, भारी भारी लगना, नाक से पानी निकलना, नाक से पूई निकलना, नाक से अपने को गंध ग्रह करने की शक्ति कम हो जाना। कोई ऐसा अच्छा सुगंध आ रहा है तो वो भी अपने को पता नहीं लगता, कोई गंदा अगर स्मेल आ रहा है तो वो भी पता लगे। जो गंध ग्रहण करने की शक्ति है वो भी सर्दी के उच्चतम कोटि पे अगर पहुंच गया तो गंध ग्रहण करने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो इसमें नेजल पॉलिप्स जैसे पाइल्स होते हैं रेक्टम में, वैसे नासावह स्रोतस में पॉलिप्स तैयार हो जाते हैं। बार बार छींके आने से वहाँ अंकुर, मांसांकुर तैयार हो जाते हैं, उसे पॉलिप्स कहते हैं। वहाँ पॉलिप्स भी बढ़ जाना ये बार छींकों के कारण होता है और उसका आखिरी में ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। उसके लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में बताया गया है। साइनोसाइटिस जो मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन में साइनस इसमें कब भर जाता है, वहाँ भी एक सर्दी का एक दूसरा तीसरा रूप होता है। ऐसे करते करते ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और वो भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो टीबी पे ये रोग चला जाता है। निमोनाइटिस हो जाता है। कोरोना के चलते हुए आपको सब पता है कि यह सर्दी जो मामूली है वो इतनी कठिन रूप धारण कर सकती है। तो चरकाचार्य जी ने प्रतिशाय यानी सर्दी उसका अनेक प्रकार बताया है। इसमें नासा में से अरुषिका यानी वहाँ जख्म हो जाना, नासा में से पूयस्त्रवन हो जाना, नासा में से स्मेल आना, यह ट्रीटमेंट, यह लक्षण बताया है। तो वहाँ एक भयंकर प्रकार की सर्दी है। इसमें ट्रीटमेंट करते हुए वात कफ नाशक ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी के कारण, कोल्ड ड्रिंक के कारण, ठंडा फ्रिज का पानी पीने के कारण, बार बार आइसक्रीम खाने के कारण इसकी शुरुआत होती है। लेकिन बॉडी में नासावाह जो स्रोतस है अपना, उसमें कोई गंध या कोई स्मेल भी अगर आ गया तो उसके भी छींके कारण करते करते यह रोग अत्यंत घातक हो जाता है कि टीबी तक वो लक्षण ला सकता है, अस्थमा तक वो लक्षण ला सकता है, क्योंकि टीबी और अस्थमा की शुरुआत ही सर्दी से हो जाती है। सादा पानी से भीगने से जो सर्दी होती है वो किस रूप में अपने को ले जा सकती है, इसका बहुत उदाहरण अपने देखा है और बहुत बार कठिन परिस्थिति आ सकती है। तो इस सर्दी को आप हल्के में मत लीजिए, त्वरित उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। इसमें हल्दी, तुलसी, गुड़ची ऐसे अनेक द्रव्यों की ट्रीटमेंट बताया है। प्राकृतिक चिकित्सा में जलनेति यह एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बताया है कि अपना नासावाह स्रोतस, जहाँ सिक्रीशन रात को अपन सोते हैं तो नासावाह स्रोतस में नेचुरली नॉर्मल सिक्रीशन होते रहता है। वह सिक्रीशन की खिपलियाँ जब जम जाती है तो उसको शुद्ध करना, उसको निकालना, उसको साफ करना, यह मेन ट्रीटमेंट है। मतलब अपना वह नासावाह स्रोतस को क्लियर रखना, शुद्ध रखना, यह अपना काम है। वो अगर नहीं रखे तो उसमें पस फॉर्मेशन हो जाना, अरुषिका यानी वहाँ जख्म हो जाना, वहाँ अगर पस फॉर्मेशन हो जाना, वहाँ गंध ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाना, ऐसे करते करते पीनस नाम की कोई रोग तैयार हो जाता है और वहाँ आगे आगे चल के बहुत खतरनाक रूप धारण कर सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, डीएनएस का, डेविएटेड नेजल सेप्टम का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ज़्यादा तकलीफ आ गई सांस लेने में तो जो सेप्टम डेविएटेड है उसको ऑपरेट करके भी, लेकिन यह कठिन परिस्थिति है। इसमें आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बताया है। मुख्यतः और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेन अपने शरीर का जो ब्रेन है, शीरा भाग है, उसके अंदर ट्रीटमेंट करना है तो नासा यह एक साधन बताया है कि चरकाचार्य जी ने बोला है कि नासा ही शीर्ष द्वारम, सिर का द्वार यह नासा है और नासा में ही अगर कोई रोग उत्पन्न हो गया तो निश्चित ही आपके मज्जावाह स्रोतस यानी मेंदु का जो भाग है उसमें भी इफेक्ट होने के चांसेस है और यही सर्दी धीरे धीरे अपने शिरो रोग के अन्य रोगों को भी जन्म दिला सकती है। शिरो रोग बढ़ने में
मदद कर सकती है, तो आप प्रतिशाई को यानी सर्दी को हल्के में मत लीजिए। नासाभास स्रोतस को शुद्ध रखिए। अगर कोई रोग हो ही गया है तो हल्दी का बहुत अच्छा, अपने आयुर्वेद में हल्दी एक एंटीबायोटिक्स के रूप में बताया है, तो हल्दी का सेवन कीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए, गुड़जी का सेवन कीजिए, अश्वगंधा है, ऐसे अनेक, पिंपली है, वचा है, यष्टि मधु है, यह कफनाशक है। इन द्रव्यों का प्रयोग करें। कनकासव, एक कनक करके एक औषधि द्रव्य है जो विष है, जो कफ को नाश करता है, जैसे रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर। अगर यह इन्फेक्शन जो थ्रोट में या नासावाह स्रोतस से थ्रोट में आ जाता है या लंग्स में आ जाता है, तो मल्ल सिंदूर, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर इत्यादि, सीतोपलादि चूर्ण इत्यादि औषधियों का अपन समय पे टाइम टू टाइम उसके अनुपान के साथ सेवन कर सकते हैं और आदि रोगों को अपन इजीली कम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यह डिसीज़ बहुत मामूली नहीं है, इसको शुरुआत में ही ट्रीटमेंट कर लीजिए, ताकि राजयक्ष्मा यानी टीबी जैसे रोगों को, यह जन्म देने वाली रोग है, इसके बारे में चरकाचार्य ने बहुत छोटा उल्लेख, बहुत कम उल्लेख बताया है। लेकिन मैं अभी ऐसा समझता हूँ कि सर्दी एक बहुत बड़े रोगों को जन्म देने वाला रोग है। उसको आप अगर तुरंत कंट्रोल में कर लिए तो बहुत अच्छा होगा। प्राणायाम यह एक बहुत ही अच्छा साधन है जो प्रतिशाय यानी अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए और प्रतिशाई को कम करे। प्रतिशाई कम करने के लिए, सर्दी को कम करने के लिए, या नासावाह स्रोतस में जो भी रोग है उसको कम करने के लिए प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति इत्यादि, ओमकार, भ्रामरी, यह जो प्राणायाम बताए गए हैं वह अपने स्रोतसों को, स्पेशली नासावाह स्रोतस को शुद्ध रखने के लिए, उसका इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। इस बारे में चरकाचार्य जी ने कफज रोग है और बहुत शॉर्ट यहाँ उल्लेख किया है, लेकिन यह शाखागत रोग है और ऊर्ध्वजत्रुगत रोग है। ऊर्ध्वजत्रु यानी गले से ऊपर वाले जो स्रोतस है उसमें रहने वाला ये रोग है, और यह माइन्यूट ऐसे ऑब्जर्वेशन के साथ या माइन्यूट ऐसे ट्रीटमेंट के साथ ही यह दुरुस्त हो सकता है। तो मेरा यह कहना है कि आप इसको हल्के में मत लीजिए। प्रतिशाय यह बहुत खतरनाक रोगों की शुरुआत हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में चरकाचार्य जी ने बहुत अच्छा उल्लेख प्राणायाम और भी बहुत सारे औषधियों का, रस औषधियों का भी उल्लेख किया हुआ है। वह टाइम टू टाइम अपन करके इस रोग को अपन यूँ ही दुरुस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।